हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 36। चित्रा के प्लान के हिसाब से अक्षत उसके साथ उस बार में पहुंचा जहां विकी का दोस्त अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। अक्षत ने जैकेट का कैप ओढ़ लिया ताकि कोई उसे पहचाने नहीं और चित्रा के साथ अंदर चला आया। जब से मीरा अक्षत की जिंदगी में आई थी तब से अक्षत का पार्टी करना, पब जाना सब बंद हो चुका था। चित्रा ने देखा विकी का दोस्त सक्षम आहूजा कोर्ट पर बैठा अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था। चित्रा उसकी तरफ बढ़ गई और कुर्सी पर आ बैठी। उसने अपने लिए एक ऑरेंज जूस ऑर्डर किया। जैसा कि चित्रा काफी खूबसूरत और आकर्षक थी, सक्षम भी उसे देखने से खुद को नहीं रोक पाया। चित्रा ने एक नजर सक्षम को देखा और फिर उसकी साइड वाले काउच पर जाकर बैठ गई। सक्षम अपने दोस्तों से बात करते हुए बीच बीच में चित्रा को देख लेता। अगली बार जब सक्षम ने चित्रा को देखा तो चित्रा ने हाथ में पकड़ा ड्रिंक का ग्लास सक्षम को दिखाकर चीयर्स का इशारा किया। सक्षम का तो खुशी से दिल ही धड़क उठा। उसने अपना ग्लास उठाया और चीयर्स का इशारा करके ड्रिंक पीने लगा। दोनों आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। कुछ देर बाद चित्रा उठकर डांस फ्लोर पर चली आई और झूमने लगी। सक्षम ने देखा तो वह भी चित्रा के साथ डांस करने लगा। अब तक वह चित्रा पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था। चित्रा उसे लेकर बार काउंटर की तरफ चली आई जहां अक्षत पहले से मौजूद था। बातों बातों में चित्रा सक्षम से विकी के बारे में पूछने लगी तो सक्षम ने कहा, कौन? विकी? विकी सिंघानिया? वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। बट क्या? चित्रा ने पूछा। आजकल वो किसी रेप केस के मामले में फंसा हुआ है। वो क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, छवि दीक्षित। वो उस दिन मेरे ऑफिस में भी आई थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन विकी के कहने पर मैंने उसे वो जॉब नहीं दी। सक्षम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बगल में बैठा अक्षत खामोशी से सब सुन रहा था। चित्रा ने सक्षम की बात सुनकर हैरानी से कहा, विकी के कहने पर? लेकिन विकी क्यों मना करेगा? अरे यार, वो उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। मे भी उनका कोई इशू होगा। छोड़ो ना इन सब बातों को, लेट्स गो। सक्षम ने चित्रा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा। अरे लेकिन कहाँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चित्रा ने उसके साथ चलते हुए कहा। ओ कम ऑन बेब, अब इतनी भी भोली मत बनो तुम। कहते हुए सक्षम उसे लेकर बाथरूम एरिया की तरफ चला आया। चित्रा किसी मुसीबत में ना फंस जाए सोचकर अक्षत भी उनके पीछे चला आया। अक्षत ने देखा सक्षम ने चित्रा का चेहरा अपने हाथों में थाम रखा है और उसे किस करने को बोल रहा है। बेबी कम ऑन, जस्ट वन किस प्लीज, किस मी ना। सक्षम पूरी तरह से नशे में धुत था। जैसे ही उसने चित्रा को किस करना चाहा, अक्षत ने एक घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। सक्षम चित्रा को छोड़कर दूर जा गिरा। उसकी नाक से खून निकल आया। अक्षत चित्रा के बगल में आया और सक्षम को उंगली दिखाते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम हर। सक्षम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर अक्षत का सामना करे, इसलिए वहीं ढेर हो गया। अक्षत वहां से बाहर चला आया। चित्रा भी उसके पीछे बाहर आई तो अक्षत उसकी तरफ पलटा और थोड़ा गुस्से से कहा, ये था तुम्हारा प्लान? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा। चित्रा ने कहना चाहा, लेकिन अक्षत ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें लगा तुम प्यार से उससे पूछोगी और वो तुम्हें बता देगा? मुझे नहीं लगता इसे इस केस से रिलेटेड कुछ पता है। हम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चित्रा ने धीरे से कहा, एंड लिसन केयरफुली, कभी भी सबूत के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में मत डालना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अक्षत ने कहा तो चित्रा उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। रास्ते भर अक्षत खामोश रहा। उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता था। चित्रा की आंखों के सामने बार बार सक्षम का चेहरा आ रहा था। अगर अक्षत वक्त पर ना आता तो उसके साथ कुछ गलत हो ही जाता। उसने अक्षत की तरफ देखा, लेकिन अक्षत की नजरें सामने थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ वक्त बाद गाड़ी चित्रा के घर के बाहर आकर रुकी। चित्रा सोच में डूबी हुई थी। अक्षत ने हॉर्न बजाया तो उसकी तंद्रा टूटी और वह गाड़ी से नीचे उतर गई। अक्षत ने यू टर्न लिया और वापस चला गया। अक्षत के बारे में सोचते हुए चित्रा घर चली आई। देर रात अक्षत घर पहुंचा। सब सो रहे थे। अक्षत ऊपर अपने कमरे में आया, देखा मीरा और अमायरा दोनों गहरी नींद में थी। अक्षत ने बहुत ही सावधानी से सब सामान रखा
और बाथरूम चला गया। वह कपड़े बदल कर आया, पहले मीरा के सर को अपने होठों से छुआ, फिर अमारा के सर को धीरे से चूमकर कहा, इन दिनों मेरे पास अपनी प्रिंसेस के लिए भी वक्त नहीं है, पर पापा अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी उसे खूब सारा टाइम भी देंगे। रात काफी हो चुकी थी और अक्षत को भूख भी नहीं थी, इसलिए वह अमारा के बगल में लेट गया। उसने मीरा और अमारा को चद्दर ओढ़ाई और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह जब मीरा उठी तो अक्षत और अमारा को देखकर मुस्कुरा उठी। दोनों अपने गाल से हाथ लगाए सो रहे थे और दोनों के बाल उनके ललाट पर बिखरे हुए थे। मीरा ने दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर ली और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मीरा नहाकर तैयार हुई। उसने अक्षत और अमारा दोनों को सोने दिया और कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर बाहर चली गई। आज छवि दीक्षित केस की इम्पोर्टेंट सुनवाई थी। अक्षत तैयार होकर कोर्ट के लिए निकल गया। उसके पास पुख्ता सबूत तो नहीं थे, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। अक्षत कोर्ट पहुंचा। वैभव को अपने कैबिन में बैठा देखकर अक्षत को थोड़ी तसल्ली हुई। छवि भी अपनी माँ और मामा के साथ वहां आ पहुंची। अक्षत ने उसे कुछ जरूरी बातें समझाई और सभी कोर्ट रूम की तरफ चल पड़े। सभी अंदर आए। वैभव भी छवि और माधवी जी के साथ पीछे कुर्सी पर बैठ गया। विकी सिंघानिया कटघरे में खड़ा था। जब उसने वैभव को कोर्ट रूम में देखा तो उसकी भवें तन गई। इंस्पेक्टर कदम वहीं उसके बगल में खड़े थे। चोपड़ा जी अपने असिस्टेंट के साथ मौजूद थे। उनके पीछे कुर्सियों पर सिंघानिया जी और कुछ लोग बैठे थे। कुछ देर बाद जज साहब आए और कार्यवाही शुरू हुई। अक्षत अपनी जगह से निकलकर आगे आया और कहने लगा, माय लॉर्ड, अदालत का वक्त जाया न करते हुए मैं मिस्टर वैभव को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, जो छवि दीक्षित के सीनियर होने के साथ साथ वीएस कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर भी थे। इजाजत है, जज साहब ने कहा। वैभव अपनी जगह से उठा और कटघरे में चला आया। सिंघानिया जी ने वैभव को वहां देखा तो परेशान हो गए, क्योंकि वैभव के अलावा कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वे सिंघानिया जी के खिलाफ जाए। अक्षत वैभव के सामने आया और कहा, मिस्टर वैभव, क्या आप सामने खड़े शख्स को जानते हैं? जी हाँ, ये विकी सिंघानिया है, वीएस कंपनी के एमडी गौतम सिंघानिया जी के बेटे। वैभव ने सामने कटघरे में खड़े विकी को देखकर कहा, मिस्टर वैभव, मैं चाहता हूं आप अदालत को बताएं कि विकी सिंघानिया का कंपनी में अपनी एम्प्लॉय छवि दीक्षित के साथ कैसा बर्ताव था। अक्षत ने कहा तो वैभव कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, पहले दिन से ही विक्की सर का छवि के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। एमडी के बेटे होने के कारण वे आए दिन छवि को परेशान करते रहते थे, लेकिन कंपनी की इमेज और अपनी नई जॉब के बारे में सोचकर छवि ने उन्हें नजरअंदाज किया। जब विक्की सर की बदतमीजियां ज्यादा बढ़ गई तो छवि ने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन उस वक्त मैं छवि को कोई हेल्प नहीं कर पाया। विक्की सर अक्सर सिंघानिया जी से नाराज रहते थे। वे गुस्से में ऑफिस आते और चले जाते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। विक्की सर ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे थे। छवि ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने छवि से बदतमीजी से बात की और छवि ने इन पर हाथ उठा दिया। सर, छवि एक स्वाभिमानी लड़की है। उस घटना के बाद इसने वो जॉब छोड़ दी, लेकिन बाद में उन्हें कहीं जॉब नहीं मिला। ऑफिस के ही कुछ एम्प्लॉय से पता चला कि विकी सिंघानिया ने अपने पापा के नाम और पैसे का फायदा उठाकर सबको उसे जॉब देने से मना कर रखा था, जिससे छवि दर दर की ठोकरें खाए। छवि के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं सर कि वो झूठ नहीं बोल रही। अगर ये आदमी दोषी है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू मिस्टर वैभव, अक्षत ने कहा और फिर जज साहब की तरफ देखकर कहने लगा, माय लॉर्ड, वैभव के बयानों से ये साफ जाहिर होता है कि छवि दीक्षित इनोसेंट है और मेरे 7 वकील द्वारा लगाए गए इल्जाम सब बेबुनियाद है। माय लॉर्ड, विकी सिंघानिया को लगता है कि वो पैसे और पावर के दम पर कोई भी गलती करके सजा से बच जाएंगे। मैं अदालत के सामने ये सबूत पेश करना चाहूंगा, जिसमें विकी सिंघानिया की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिनसे ये साबित होता है कि वारदात की शाम विकी सिंघानिया ने भारी मात्रा में ड्रग्स लिए थे। विकी सिंघानिया को छवि दीक्षित पर गुस्सा था और नशे की हालत में उन्होंने छवि का रेप कर दिया। नशे में होने की वजह से विकी सिंघानिया को ये बात याद तक नहीं है कि उन्होंने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। मैंने उसका रेप नहीं किया है, विकी गुस्से से चिल्लाया। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर विकी, अदालत में आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, जज साहब ने अपना हथौड़ा टेबल पर मारते हुए कहा तो चोपड़ा जी ने विकी को शांत रहने का इशारा किया। अक्षत ने विकी की तरफ देखा और जज साहब से कहा,
माय लॉर्ड, मैं विकी सिंघानिया से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, जज साहब ने कहा। थैंक यू माय लॉर्ड। कहते हुए अक्षत विकी के सामने आया और कहा, मिस्टर विकी सिंघानिया, क्या आप ड्रग्स लेते हैं? मैं ड्रग्स नहीं लेता, विकी ने कहा। लेकिन उस शाम आपने ड्रग्स लिए थे, जिस शाम आप अपने फार्म हाउस पर थे। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में ये साफ पता चलता है। अक्षत ने सहजता से कहा, वो रिपोर्ट्स झूठी है। मैं ड्रग्स नहीं लेता, ना ही मैंने उस लड़की का रेप किया है। आप सब मिलकर मुझे रेपिस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? इस बार विकी चिल्ला उठा। अक्षत ने उसकी आंखों से देखा और कहा, तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारा जुर्म छुप नहीं जाएगा मिस्टर विकी सिंघानिया। चलो सब बातों को साइड रखते हैं, पर क्या वो लड़की झूठ कह रही है जिसने ये सब सहा है? क्या तुम उससे बदला लेना नहीं चाहते थे? क्या उसने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? क्या तुमने उसे डराया धमकाया नहीं? क्या तुम उसे किडनैप कर अपने फार्म हाउस लेकर नहीं गए थे? अक्षत ने विकी को उकसाने के लिए थोड़ा गुस्से और तेज आवाज में कहा। तो विकी ने कहा, हाँ, मैं बदला लेना चाहता था। मैंने ही उसे किडनैप करवाया और अपने फार्म हाउस लेकर गया, उससे डराया धमकाया, उसे थप्पड़ मारे। मैं उसका वो हाल करना चाहता था कि वो हमेशा मुझे याद रखे। गुस्से में आकर कही। विकी सबके सामने अपना जुर्म कबूल न कर ले सोचकर चोपड़ा जी ने कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील साहब सिर्फ मेरे क्लाइंट को उकसा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूड, जज साहब ने कहा। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, विकी सिंघानिया ने अदालत में सबके सामने ये बात कही है कि वो छवि दीक्षित से बदला लेना चाहते थे, उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे और उसे अगवा किया। इन सब के बाद छवि दीक्षित के साथ रेप होना और उसकी बुरी हालत में मिलना ये साबित करता है कि विकी सिंघानिया ने ही छवि दीक्षित का रेप किया है, और मैं चाहूंगा कि इस जुर्म के लिए विकी सिंघानिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। कहते हुए अक्षत ने अपना सर झुकाया और पीछे हट गया। जज साहब ने फाइल में कुछ लिखा और फिर विकी से कहा, मिस्टर विकी सिंघानिया, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैंने छवि का किडनैप किया था और मैं उसे लेकर फार्म हाउस भी गया था। छवि ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं बहुत गुस्से में था। मैं जब उससे मिला तो उस पर बहुत चिल्लाया और उस पर हाथ भी उठाया, लेकिन फिर मैं वहां से निकल गया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने फार्म हाउस पर ही था। मुझे कुछ याद नहीं है सर, मुझे कुछ याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने छवि का रेप नहीं किया, मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। कहते हुए विकी रोने लगा। ये पहली बार था जब उसकी आंखों में आंसू थे। वह सही था या गलत ये सिर्फ वही जानता था। जज साहब ने विकी के बयान के बाद फाइल में कुछ लिखा और कहा, छवि दीक्षित, आप अपने बयान में कुछ कहना चाहती है तो कटघरे में आकर कह सकती है। छवि उठी और कटघरे में चली आई। उसने पहले विकी को देखा और फिर अक्षत को देखा, तो अक्षत की कही बात उसके जहन में कौन गई जो यहाँ आने से पहले अक्षत ने उससे कही थी। अपने साथ हुए अन्याय के लिए तुम्हें खुद आवाज उठानी होगी छवि। तुम्हें अपने हक के लिए वो सब बोलना होगा। जब तक तुम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाओगी, तुम्हारे लिए उठाई जाने वाली हर आवाज दबा दी जाएगी। ये मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हुआ है उसे एक बार फिर तुम्हें सबके सामने बयां करना होगा, और मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। छवि को अपनी ओर देखते पाकर अक्षत ने अपनी पलकें झपका दी। छवि ने जज साहब की तरफ देखा और कहने लगी, एक मिडिल क्लास लड़की का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करे और मेहनत करके खुद को, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है वहां सम्मान से काम करना। मेरे पिता जब तक जिंदा थे उन्होंने मुझे हमेशा एक बात समझाई कि आत्मसम्मान कभी पैसे से बढ़कर नहीं होता है। इस आदमी ने बार बार टॉर्चर करने के बाद भी मैं उस कंपनी में काम करती रही क्योंकि मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। पर बात जब मेरे सम्मान पर आई तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मुझसे बदला लेने के लिए इसने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। एक लड़की के लिए यह साबित करना सबसे मुश्किल होता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट रूम तक वो सब पूछ पूछ कर न जाने कितनी ही बार उससे सबके सामने सवालों से नंगा किया जाता है। मेरे साथ रेप हुआ है ये मैं जानती हूँ, जिसने किया है वो जानता है, लेकिन इस बात का सबूत अब मैं कहां से लाऊं? अदालत सबूत मांगती है और सबूत ना होने पर गुनहगार छूट जाते हैं। लेकिन जिस लड़की के साथ ये हुआ है उस पर क्या बीतती है क्या ये आपकी अदालत जानती है? कितनी ही नजरें उसे हीन भावना से देखती है। मेरे साथ गलत हुआ है सर, मैंने वो तकलीफ महसूस की है।
मैं अपने लिए इंसाफ की भीख मांगती हूँ। जज साहब ने जब सुना तो उनका भी मन उदास हो गया, लेकिन जिस जगह वो थे वहां भावनाएं नहीं बल्कि सबूत जरूरी थे। खैर, उन्होंने विक्की की तरफ देखा और छवि को बैठने को कहा और फाइल में कुछ नोट करने की बात कहने लगे। मिस्टर वैभव के बयानों के बाद ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि छवि दीक्षित पर लगाए गए इल्जाम झूठे और बेबुनियाद थे। विक्की सिंघानिया ने अदालत में सबके सामने ये खुद कबूला है कि उन्होंने बदला लेने की भावना से छवि दीक्षित का अपहरण किया और उसे अपने फार्म हाउस लेकर गए। मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि उस दिन विक्की सिंघानिया ने ड्रग्स लिए थे और नशे की हालत में उन्होंने क्या किया उन्हें खुद याद नहीं। उस शाम फार्म हाउस में विक्की सिंघानिया के अलावा कोई और मौजूद नहीं था, जिससे यह साबित होता है कि छवि के साथ हुई वारदात में विक्की सिंघानिया का ही हाथ है। फैसला सुनाने से पहले मैं विक्की सिंघानिया के वकील से जानना चाहूंगा, क्या वे अपने क्लाइंट के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? माय लॉर्ड, फैसला सुनाने से पहले मैं अदालत से कुछ वक्त की मोहलत चाहूंगा। जिस तरह से विक्की सिंघानिया को याद ही नहीं है कि वारदात वाली रात हुआ क्या था, मुझे लगता है ये एक सोची समझी चाल है जिसमें मेरे क्लाइंट विक्की सिंघानिया को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं अदालत से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। चोपड़ा जी आखिरी मोमेंट पर केस की दिशा पलटते हुए कहते हैं। जज साहब ने उनकी बात सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, अदालत आपको 48 घंटे का वक्त देती है। अगर इसमें आप विक्की सिंघानिया की बेगुनाही के सबूत ले आते हैं तो अदालत अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी। तब तक विक्की सिंघानिया पुलिस की हिरासत में रहेंगे। अगली सुनवाई का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। आज की कार्यवाही यही समाप्त होती है। जज साहब फैसला सुनाकर अक्षत की तरफ देखने लगे। अक्षत थोड़ा अपसेट हो गया। वह समझ गया जरूर चोपड़ा जी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। चोपड़ा जी वहां से निकल गए और अक्षत उन्हें जाते हुए देखता रहा। छवि परेशान से अपनी माँ के साथ अक्षत के पास आई और कहा, अब क्या होगा सर? सामने वाले वकील इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने जरूर कुछ न कुछ सोचा है। क्या वो ऐसे ही छूट जाएगा? क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? छवि की आंखों में आंसू देखकर अक्षत ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, वे लोग उसे कितना भी बचाने की कोशिश करें, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। 48 घंटे हैं अभी हमारे पास और इन 48 घंटों में उन्हें यह समझ आ जाएगा कि वो गलत है। कितनी भी मुश्किलें आए मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। ये केस तो दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है। सारे सबूत होने के बाद भी अदालत उसे सजा नहीं दे पा रही। माधवी जी ने बेचैन होकर कहा तो अक्षत उनके सामने आया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझ पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल उसे सजा जरूर मिलेगी। अक्षत की बात सुनकर माधवी जी ने हामी में गर्दन हिला दी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहे हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।